भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. और इसी के साथ 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगा दी। नमस्कार दोस्तों, ये है हिस्ट्रीपीडिया और मैं हूं अभिनव खरे। आज हम भारत की डेमोक्रेसी के ऐसे काले पन्ने को देखने जा रहे हैं जिस दौरान सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो चुके थे, किसी को भी बोलने की आज़ादी नहीं थी और प्रेस पर सेंसरशिप लगी हुई थी। यह है इमरजेंसी की कहानी। 1971 इस साल लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और वो बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीती थी। उसी साल दिसंबर के महीने में भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें भारत को जीत मिली थी और इससे इंदिरा गांधी देश की हीरो बन चुकी थी। वो अपनी लोकप्रियता के चरम पे थी। पर 1968 में जो इंदिरा गांधी दो बड़े डिसीजन लेकर आई थी, जिसमें से एक था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जिससे भारत के 14 टॉप बैंकों को भारत सरकार ने अधिकृत कर लिया था, और दूसरा था प्रीवी पर्स का मामला। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में कई रजवाड़े थे और उनके भारत में जुड़ने के बाद उनके राजाओं को पेंशन दी जाती थी, पर इंदिरा गांधी ने इस पेंशन को ख़त्म करने का निर्णय लिया था। इन दोनों डिसीजंस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और इन्हें असंवैधानिक बताया। इसके कारण इंदिरा गांधी 24वां और 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई। 24वें अमेंडमेंट से भारत सरकार को ये ताकत मिल गई कि वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज कर सकती हैं, और 25वें अमेंडमेंट ये था कि भारत सरकार किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक यूज़ के लिए अधिकृत कर सकती है और ये निर्णय लेना का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार का होगा, ना कि कोर्ट का। इसके साथ इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को लागू करवा दिया। 24वें अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती ने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में इस अमेंडमेंट को असंवैधानिक घोषित किया। अब इंदिरा गांधी जुडिशरी पर अपना कंट्रोल चाहती थी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के चुनाव के टाइम पे एएन रे को चुना, जो सीनियरिटी में चौथे नंबर पर आते थे। इसके विरोध में ऊपर के तीनों जजों ने इस्तीफे दे दिए। एएन रे ने डिसीजन इंदिरा गांधी के पक्ष में लिए और इस तरह इंदिरा गांधी, जिन्हें पहले ही सदन में बहुमत था, उन्होंने जुडिशरी को भी अपने पक्ष में कर लिया था। इसे कमिटेड जुडिशरी कहते हैं, जिसमें जुडिशरी सरकार के लिए गए डिसीजंस को नहीं पलटती। इंदिरा गांधी के इस रवैये से देश के एक बहुत बड़े नेता जयप्रकाश नारायण खुश नहीं थे। जयप्रकाश नारायण ने भारत की आज़ादी के आंदोलन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और उन्हें लोग लोकनायक के नाम से जानते थे। 1970 के दशक में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए गुजरात के छात्रों के द्वारा नवनिर्माण आंदोलन चलाया जा रहा था। नवनिर्माण आंदोलन को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ था, पर इस नवनिर्माण आंदोलन को जोर ज़बरदस्ती बंद करा दिया गया था। इस आंदोलन के बाद गुजरात के चीफ मिनिस्टर जीवन भाई पटेल को अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इसे देखकर बिहार के स्टूडेंट्स ने मेस फीस बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन कर दिया और छात्रों ने जयप्रकाश नारायण से नेतृत्व देने का आग्रह किया और जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का हिस्सा बनने का फैसला किया। इस आंदोलन को बहुत जल्दी पब्लिक ने सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया था। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि बिहार के चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर इस्तीफा दें और बिहार में फिर से चुनाव हो, पर इंदिरा गांधी बिहार की विधानसभा को भंग करने के पक्ष में नहीं थी। इससे देश के दो सबसे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी सीधी टक्कर में आ चुके थे। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से राजनारायण को हराया था। राजनारायण का मानना था कि इंदिरा गांधी चुनाव में भ्रष्टाचार करा है और इस मामले को लेकर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जा चुके थे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना हिस्टोरिक डिसीजन सुनाया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इंदिरा गांधी के द्वारा इलेक्शन में भ्रष्टाचार करने की शिकायत को सही माना और उनके चुनाव को खारिज कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई और 24 जून 1975 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी चाहे तो प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, पर उन्हें कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे और उन्हें वोटिंग का भी अधिकार नहीं होगा। और अगले दिन 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हिस्टोरिक स्पीच दी। हजारों की तादाद में सत्याग्रही जाएंगे। उन सत्याग्रहियों में जयप्रकाश नारायण भी होगा। मैं भी सत्याग्रह उद्योग करूंगा और चाहे मेरी गिरफ्तारी हो चाहे जो भी हो। इन्हीं सब के चलते आंतरिक सुरक्षा को खतरे को मुद्दा बनाकर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने का सुझाव दिया, जिसको उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने मान लिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण पुलिस को और मिलिट्री को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं, और अगले दिन इंदिरा गांधी ने देश के नाम अपना संदेश दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. देश में इमरजेंसी लग गई। देश के सभी ऑपोजिशन के लीडर्स जैसे जयप्रकाश नारायण,
अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को जेल में बंद कर दिया गया। प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, मतलब वही न्यूज़ छप सकती थी जो सरकार चाहती थी, और इस तरह इंदिरा गांधी जब तक चाहती तब तक के लिए प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी। इमरजेंसी के दौरान सारे ह्यूमन राइट्स सस्पेंड हो गए थे, किसी को भी सरकार के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं था और प्रेस पे सेंसरशिप लगी हुई थी। 1 लाख से ज़्यादा गिरफ्तारियां की गई थीं और कहा जाता है कि संजय गांधी इस इमरजेंसी के दौरान देश के सारे बड़े डिसीजंस लिया करते थे। वो 5 सूत्री कार्यक्रम लेकर लाए थे। इन कार्यक्रमों को लोगों के ऊपर जोर जबरन बढ़ा जा रहा था। कई लोग इस इमरजेंसी को सही भी मानते हैं क्योंकि उस टाइम सरकारी कर्मचारियों में डिसिप्लिन बढ़ गया था, सब टाइम से आने लगे थे और इसके कारण सरकारी ऑफिसर्स की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई थी। 21 मार्च 1977 मतलब 21 महीने बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया। सारे ऑपोजिशन के लीडर्स को रिहाई दे दी गई और इंदिरा गांधी ने आम चुनाव का ऐलान कर दिया। आम चुनाव में सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने जनता पार्टी के झंडे के नीचे चुनाव लड़ा और कांग्रेस को जनता पार्टी के सामने भारी हार का सामना करना पड़ा और पहली बार केंद्र में नॉन कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।